morning, students. We have today we discuss about the D and F block elements. First of all, what are D and F block elements? Those elements in which the last electron enters to D or F subset, they are known as D and F block elements. First, we discuss here the D block elements. What are the D block elements? D block elements are those in which the last electron enters into D subset. D block elements वो हो गए जिसमें last electron D subset में enter होता है. Those elements in which last electron goes to D subset. These elements are also known as transition elements. These are also known as transition elements. Why they are known as transition elements? Where here the transition means the change in properties. Means these D block elements have the change in property with respect to more electropositive S block element as well as the more negative electronegative P block elements. So they are known as transition. Transition means यहाँ पर transition का मतलब है change in properties. Yeah. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम और भी डिफाइन कर सकते हैं. क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज इन विच द डी सबसेल इज incomplete in its ground state as well as in its one of the common oxidation state. Transition elements also defined as the elements in which the D subcell is incomplete in ground state or one of its common oxidation state. उसे नाम दे दिया ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए डिफाइन किया इनको, इन एलिमेंट्स के पास क्या होता है, डी सबसेट इनकम्प्लीट होता है इन अ ग्राउंड स्टेट और वन ऑफ इट्स कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, वन ऑफ देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. अब अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो 12th ग्रुप एलिमेंट्स में जो डी सबसेल में आपका 12th ग्रुप आता है उसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी है. दे आर नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो क्वेश्चन है व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट regarded as a transition element. क्यों नहीं इनको हम बोलते हैं कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं? बिकॉज दे आर नॉट इनकम्प्लीट इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट. तो आंसर क्या आ गया? बिकॉज
these elements not have incomplete D subcell in their in ground state as well as in their common oxidation state। इसका मतलब कि ये एलिमेंट्स आपके क्यों हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट डी सबसेल नहीं है, ना तो इसके ग्राउंड स्टेट में होता है और ना ही उनके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। इसलिए इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, 12th ग्रुप एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आता है जैसे सिल्वर का है, सिल्वर हैविंग D10 configuration or copper having D10 configuration, but they are regarded as a transition elements. Why? जैसे आपको है सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इनको अगर देखा जाए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1 N-1 D10। तो ये बोल रहा है कि सिल्वर और कॉपर में भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब D कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन फिर भी इसको हम रिगार्ड करते हैं कि दे आर रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। व्हाई? बिकॉज देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दे एग्जिस्ट they have incomplete D subcell। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर देखें जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव में देखें तो आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, N-1 D9। अब D सबसेल क्या हो गया, इनकम्प्लीट, सो दे रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन। तो क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि वाई सिल्वर और कॉपर दे आर रिगार्डेड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट ऑल्दो दे हैव द D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो आंसर में क्या लिखेंगे, बिकॉज इन वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर एंड सिल्वर एग्जिस्ट have the incomplete D subcell, so that is the reason that copper and silver they are regarded as a transition elements। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम बात करते हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। General electronic configuration is NS2 N-1 D1210। This is the general, where N varies from 4, 5, 6, 7 and so on। अब transition elements have the 4 different transition series, जिसमें 3D, 4D, 5D और 6D आता है, उसी के रिगार्डिंग उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का नाम है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करें, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपका आता है 3D सबसेट। तो यहां पर हम स्कैंडियम से देखते हैं, एटॉमिक नंबर 21 आर्गन 4s2 3d1, then titanium argon 4s2 3d2, after that vanadium 4s2 3d3, then chromium argon 4s1 3d5। there is an exceptional case in case of that chromium and copper in first transition series, then manganese
4s2 3d5, then iron 4s2 3d6, after that cobalt 3d7, then nickel 4s2 3d8, and after that copper 4s1 3d10, and then zinc 4s2 3d10. These are the electronic configuration of first transition series. First we discuss here the first transition series. तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देखा कि दो केसेस ऐसे आ रहे हैं इसमें, जैसे कॉपर और क्रोमियम का केस. In these cases what we can see that the electronic configuration in case of S, the one electron enters into D subcell. Why the electronic configuration of chromium is not such as 4s2 3d4 होनी चाहिए थी. Instead of that it have 4s1 3d5. This is the correct order. And in case of copper also they are having the 4s2 3d9 के प्लेस में क्या आ रहा है, 4s1 3d10 आ रहा है. ये आ रही है. ये ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि why the copper and chromium having the electronic configuration such that in place of that particular 4s2 and 3d4 and 4s2 and 3d9 के प्लेस में 4s1 3d5 और 4s1 3d10 क्यों आ रही है? Then we can have the answer that the energy difference between the 4s and the 3d is little bit, and that is why to make half filled and full filled in 3d subcell they can get the electron from the S subcell. तो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से ये अपने आप को हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किससे? एस सबसेट से. तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, इसके बेसिस पे आप. नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस. Atomic and ionic radii in comparison to s block element they are smaller in size, but in comparison to p block elements they are larger in size. Why it is so happen? Because when we move left to right in a period, atomic and ionic radii क्या होता है? Decrease होता है due to increase the nuclear charge. The atomic and ionic radius of d block element is smaller than s block element because along the period atomic and ionic radius decrease due to increase the nuclear charge. ये आपका S के कंपैरिजन. P के कंपैरिजन में इनका साइज छोटा बड़ा होगा. क्यों होगा? क्योंकि P ब्लॉक आपका और पीछे आएगा इसके, तो न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास है. लेकिन यहाँ पर सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में देखें, द साइज एटॉमिक साइज ऑफ जर्कोनियम एंड हॉफमेनियम इज कंपैरेबल. देखा जाए तो ये बोला क्वेश्चन आता है हॉफमेनियम और जर्कोनियम इन दोनों का साइज कंपैरेबल है. ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है.
वाई ड्यू टू lengthenoid contraction, ये इसमें आता है lengthenoid contraction का रीजन। अब ये lengthenoid contraction क्या है ये हम एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे आगे, तो ही आपका डिटेल में वहीं पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो lengthenoid contraction की वजह से क्या होता है कि जो एटॉमिक साइज है इन दोनों का कंपैरेबल हो जाता है क्या lengthenoid contraction? जनरल से बता देता हूँ, रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विद इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है एटॉमिक रेडियस कम हो जाता है, उसे नाम देते हैं lengthenoid contraction का। तो यही रीजन है कि न्यूक्लियर चार्ज जर्कोनियम का ज्यादा है तो ये क्या करता है, फील्ड एफ ऑर्बिटल फील्ड होने से क्या होगा, जो स्क्रीनिंग थी वो कम हो गई, स्क्रीनिंग कम होने से अट्रैक्शन बढ़ गई न्यूक्लियस की तरफ और साइज छोटा हो गया, तो इनका जो साइज है फिर कंपैरेबल आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था रीजन इसमें lengthenoid contraction का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी? आयोनाइजेशन, अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, एस ब्लॉक के कंपैरिजन डी ब्लॉक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है और पी के कंपैरिजन कम होती है। लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी में रेगुलरिटी नहीं है, रेगुलर डिक्रीज इंक्रीज नहीं आ रहा, देयर इज अ वेरिएशन। दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, तो इस तरह से जिगजैग आपका ये बढ़ता है, जिगजैग मोशन में आपका इंक्रीज होता है, कहीं पे ज्यादा हो रहा है कहीं पे कम हो रहा है, फिर मैंगनीज में मैक्सिमम आ जाता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर जिंक में बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, देयर इज नो रेगुलर, जो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वेरिएशन आ रहा है वो रेगुलर ट्रेंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। melting and boiling point. If we talk about the melting and boiling point in case of D block elements, melting and boiling points में हम देखते हैं क्या होता है कि melting और boiling point किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। If we talk about the D सबसेल में मिडल ऑफ दैट पर्टिकुलर, दैट इज जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो मेटालिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, उतने ज्यादा बनेंगे, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी वेरिएशन है कि मैंगनीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी वो वेनेडियम और कोबाल्ट के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट कम शो करता है। ऐसा क्यों? मैक्सिमम क्रोमियम तक जाएगा, मैक्सिमम क्रोमियम में आपका मेल्टिंग पॉइंट है, फिर उसके बाद मैंगनीज में कम हो जाता है, फिर उसके बाद बढ़ेगा, फिर आपका लास्ट में जिंक में फिर से कम हो जाता है। ऐसा क्यों है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उससे क्या होगा, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड। इससे क्या होता है, जितने ज्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग करेगा और उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, अगर स्कैंडियम से देखें, स्कैंडियम टू क्रोमियम तक ये इंक्रीज होता है, फिर मैंगनीज में डिक्रीज कर जाता है, फिर उसके बाद फिर से ये अप टू कोबाल्ट तक इंक्रीज करता है, फिर कोबाल्ट तक ये इंक्रीज करेगा, फिर जिंक में फिर से डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा क्यों? अब आप देख रहे हैं मैंगनीज में कम क्यों है, जबकि इसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे और इसके डी में 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं,
तो इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन d में होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड नहीं बना रहा ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज एक्स्ट्रा स्टेबल, सो दीज इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली hold by the nucleus, that is why it cannot lose its electron easily and they cannot share their electron to form the strong metallic bond or covalent bond. That is why it is having the less melting point in comparison to vanadium and cobalt. vanadium और cobalt से भी कम ये शो करता है। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है? ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जिंक में और कम हो जाता है। जिंक में भी कम क्यों होता है? क्योंकि जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। सो दैट इज द रीजन दैट जिंक हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू देयर रिस्पेक्टिव सीरीज एलिमेंट्स। तो इसमें हम देखते हैं इसमें कम हो जाता है। तो ये आपका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आपको बताया ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड एंड मोर विल बी द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बट in case of manganese there is exception, their melting point is less in comparison to vanadium and cobalt. Why? Because it has the half electronic configuration, so it is extra stable, it is strongly held by the nucleus, so it cannot share their electron to form the metallic bond. So that is the reason that it is it having less melting point in comparison to cobalt and chromium. तो ये आपका रीजन इसमें आता है कोबाल्ट और क्रोमियम के कंपैरिजन। थैंक यू फॉर today's that topic and next we can discuss the next property in the next lecture. Thank you.